नमस्कार। ये डेटा क्या कहता है कि एक नए एपिसोड में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं अजय प्रकाश। जैसे ही हमारे देश में चुनाव आता है, वो चाहे केंद्र में हो या किसी राज्य में, एक फ्रीबीज बांटने का दौर हमारी पॉलिटिकल पार्टी शुरू कर देती हैं। अब चुनाव से पहले फ्रीबीज के वायदे करना कितना सही है या गलत है, इस बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है और हो भी रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक कुछ केस गए हैं, लेकिन कुछ भी वहां से पक्का नहीं निकला है। और हमारा चुनाव आयोग तो हमेशा की तरह दूसरी तरफ देखता ही रहता है। फ्रीबी का सिंपल मतलब ये होता है कि कोई भी वस्तु हम किसी को बगैर पैसे लिए हुए दे दें। ट्रेडिशनली ये फ्रीबी वर्ड यूज करते थे हम एग्जीबिशन में। आपको याद होगा, जब हम लोग एग्जीबिशन जाते थे तो वहां पे हर स्टॉल में कुछ ना कुछ मुफ्त मिल जाता था। कोई एक बैग दे देता था, कोई पेन देता था, कोई मग देता था, कोई सैंपल्स भी दे देता था। कुछ फ्री मील कूपन भी मिल जाते थे, या बस में आने जाने का एक कोई टिकट दे देता था। लेकिन हाल में ये शब्द इस्तेमाल करने लगे हैं हम सब लोग पब्लिक वेलफेयर मेजर्स के लिए। हमारे राजनीतिक दल जो कुछ भी इलेक्शन से पहले अनाउंस करते हैं, वो ज्यादातर पब्लिक वेलफेयर के लिए होता है, लोक कल्याण के लिए। जैसे मुफ्त बिजली कहीं पे दे दी, मुफ्त पानी दे दिया, कहीं पे कोई चीज बांट दी, जैसे लाडली बहना योजना आई थी इत्यादि। तो अगर हमारे राजनीतिक दलों के ये चुनाव से पहले के वायदे लोक कल्याण के लिए हैं, यानी कि पब्लिक वेलफेयर के लिए हैं, तो हम सब लोगों को इसमें आपत्ति इतनी ज्यादा क्यों होती है? तो आज मैं बात करूंगा इसी फ्रीबीज को लेकर, या यूं कहिए कि फ्रीबीज की गलतफहमी को लेकर। क्योंकि अगर गरीबों को दी जाने वाली फ्रीबीज एक गलत चीज है, तो ये बात आप मेरी मान लीजिए, और मैं डेटा भी इस बारे में दिखाऊंगा कि हमारे देश में जितनी फ्रीबीज उच्च वर्ग को, हायर क्लासेस को, अपर मिडिल क्लास को दी जाती हैं, वो जो सो कॉल्ड फ्रीबीज गरीबों में बांटी जाती हैं, उससे कहीं ज्यादा है। लेकिन सबसे ज्यादा आपत्ति, ऑब्जेक्शन फ्रीबीज को लेकर हमारे उच्च वर्गीय लोगों को, या जो वेल टू डू लोग हैं, उनको होती है। पहली चीज तो आप लोग ये मान लीजिए कि हम लोग अभी भी एक गरीब देश हैं। 80 करोड़ जनता को अगर मोदी जी मुफ्त अनाज दे रहे हैं, तो ये कोई उनका शौक नहीं है, ये उनकी मजबूरी है। तो अगर आप ये एक बार को मानते हैं कि हमारे देश में गरीबी उसी तरह से बनी हुई है, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा कि इस मुश्किल दौर में, जब महंगाई आसमान छू रही है, हमारी अर्थव्यवस्था डावाडोल हो रही है, नौकरियां बच्चों को मिल नहीं रही हैं, ऐसी स्थिति में क्या हम सब लोगों को हमारे देश के जो गरीब हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए या नहीं? अगर हम नहीं करेंगे, तो ये मान लीजिए कि जो हमारे देश का जो सोशल स्ट्रक्चर है, वो खतरे में पड़ सकता है। हाँ, मेरा ये तो बिल्कुल मानना है कि जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज ये सब अनाउंस करती हैं, उस पर रोक जरूर लगना चाहिए। वो बिल्कुल एक गलत तरीका है। क्योंकि ये राजनीतिक दल जो कुछ भी अनाउंस करते हैं चुनाव से पहले, उनके पास कोई इसका फाइनेंशियल सैंक्शन नहीं होता है। ये कुछ भी आके बोल सकते हैं। यहाँ केजरीवाल जी जैसे दिल्ली के चुनाव से पहले बोल रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी आई तो आप 25,000 रुपया महीना बचा लेंगे। कितने लोग हैं दिल्ली में जो 25,000 रुपया कमा रहे हैं और जिंदगी चला रहे हैं? या फिर कांग्रेस जिस तरह से ये वेलफेयर मेजर्स अनाउंस कर रही है, हर राज्य में अलग तरीके से। कहीं पे 2,000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं, कहीं 1,500 दे रहे हैं। दिल्ली आए तो वो 2,500 हो गया, 2,500 कांग्रेस ने बोला तो बीजेपी 3,000 देगी। तो इस तरह से एक होड़ लगी हुई है, और शायद इन सभी राजनीतिक दलों को बैठ के ये सब बंद करना पड़ेगा कि आप चाहे चुनाव से पहले जो भी बोलिए, उसके बाद आप पहले जीतिए, उसके बाद आप बजट बनाइए, बजट आप अपनी असेंबली में पास कराइए, और अगर आपके स्टेट में पैसा है तो ये आप अवश्य करिए। और अगर ये वेलफेयर मेजर्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, तो आप उसके लिए बजट का इंतजाम करिए। घाटे में स्टेट नहीं चलनी चाहिए।
तो फ्रीबीज बांटने का तरीका भले ही गलत हो, लेकिन हम लोग इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि आज जो देश के हालात बने हुए हैं, उसमें हमें गरीब लोगों की मदद कुछ ना कुछ जरूर करनी चाहिए। ये मैंने काफी बार लोगों को आर्ग्यू करते सुना है कि हम लोग टैक्स पेयर हैं और हमारा टैक्स का पैसा गवर्नमेंट लुटा रही है इन लोगों को फ्रीबीज देके। ये भी थोड़ी-सी गलतफ़हमी मैं आज दूर कर देता हूँ। अगर आप बाईं तरफ वाला पाई चार्ट देखें, तो इसमें भारत सरकार का रेवेन्यू कैसे आता है वो दिखाया है। इनकम टैक्स से भारत सरकार का 19% रेवेन्यू आता है। कॉर्पोरेट टैक्स यानी कंपनी से जो रेवेन्यू आता है वो 17% है। फिर जीएसटी, यूनियन एक्साइज, कस्टम्स, इनसे रेवेन्यू आता है। सरकार उधार लेती है, उससे 27% रेवेन्यू की भरपाई होती है। नॉन टैक्स रिसीट्स 9% और अन्य सभी 1%। तो इनकम टैक्स केवल लगभग 20% है टोटल रेवेन्यू का। गरीब आदमी भी टैक्स देता है, वो जीएसटी भी देता है, एक्साइज भी देता है, कस्टम्स भी देता है। इन तीनों को अगर आप जोड़ दें तो सम इसका आता है 27%। तो बाकी सारे टैक्सेस का भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जब आप इसको इनकम टैक्स से कंपेयर करते हैं। और सरकार ये पैसा कैसे खर्चती है ये दिखाया है दाईं हाथ के पाई चार्ट में। केवल एक आइटम पर मैं यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, वो है सब्सिडीज। सब्सिडीज होती हैं जब सरकार कोई भी वस्तु बाजार में होती है, उसकी कीमत ज्यादा हो तो उसके लिए थोड़ा पेमेंट सरकार की तरफ से हो जाता है, जिससे आम जनता पर उसका असर कम पड़े। जैसे यूरिया पर सब्सिडी है या पेट्रोल पर सब्सिडी है, ये सारी चीजें हम सबको फायदा पहुंचाती हैं। अब आप चाहे इसे सब्सिडी बोल लीजिए या फ्री भी बोल लीजिए। देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के अनुसार हर सरकार ने आजादी के बाद कुछ ना कुछ जन कल्याण योजनाएं चलाई हैं, जो कि शायद जरूरी भी थी, क्योंकि इन्हीं योजनाओं की वजह से हमारा देश आगे बढ़ा है, हमारे लोग आगे बढ़े हैं। इन योजनाओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि उन सबका तो मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता हूँ। उसमें से कुछ मैंने सेलेक्ट की हैं जिनका बेनिफिट फायदा या तो हम सबको हुआ है, हर वर्ग को हुआ है, या फिर उन लोगों को हुआ है जो अपने को सो कॉल्ड टैक्स पेयर बोलते हैं, यानी कि अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या अपर क्लास, उन लोगों को फायदा हुआ है। आपका ध्यान मैं आकर्षित करूंगा ये काले बॉक्सेस पे। केरोसिन सब्सिडी 1956 में शुरू हुई थी, 2021 में बंद हुई। हम सबको इसका फायदा हुआ था। फूड सब्सिडी किसी ना किसी फॉर्म में हम सब ने इस्तेमाल किया है। राशन की दुकानें होती थी, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। यूरिया सब्सिडी 63,222 करोड़ रुपया सरकार देती है यूरिया की प्राइस कंट्रोल के लिए, जो कि फर्टिलाइजर में इस्तेमाल होता है और वो किसानों को फायदा होता है, जिससे हमें अनाज सस्ते दानों दामों पर मिल जाए। हम सबको उसका फायदा है। वॉलंटरी डिस्क्लोजर स्कीम ऑफ इनकम 1997 में आई थी। ये उन लोगों का था जिन्होंने टैक्स की चोरी की थी और फिर उनको एक मौका दिया गया कि यू कैन कम क्लीन, यानी कि आप वापस आ जाइए सिस्टम में, जो भी आपको थोड़ा बहुत टैक्स देना है आप दे दीजिए। ये किसके लिए था? ये गरीबों के लिए नहीं था। नेशनल पेंशन स्कीम, काफी लोग इस बारे में जानते हैं। जितना कंट्रीब्यूशन आपका है उतना सरकार का है। ये भी गरीबों के लिए नहीं है, ये सैलरीड पर्सन या अपर क्लास के लिए है। स्मार्ट सिटीज मिशन, शहरों को ठीक किया गया। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जो सब्सिडी मिल रही है, ये कौन लोग खरीदते हैं आप खुद सोच लीजिए। पीएम मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उड़ान उड़ान के ऊपर सरकार कैश सब्सिडी देती है वायबिलिटी गैप फंडिंग के रूप में, यानी कि जो हमारे छोटे शहरों में उड़ान जाती है, पर सीट सरकार उस एयरलाइन को 1,500 से 2,000 रुपया देती है कि प्राइसेस आप कम रखिए। तो इतनी सारी सब्सिडी ये किस वर्ग को मिलती है, जरा सोचिए। एक तो ये वर्ग तरह तरह की सब्सिडीज लेता रहता है और दूसरी तरफ जब इनकम टैक्स देने की बात आती है
तो हमेशा सरकार पर हर साल ये दबाव बनता है कि आप टैक्स रेट्स में कमी करिए या आप टैक्स फ्री इनकम की लिमिट बढ़ा दीजिए। कुछ हद तक ये बात सही भी हो सकती है कि महंगाई को कंपेंसेट करने के लिए, यानी कि इन्फ्लेशन को कंपेंसेट करने के लिए थोड़ा बहुत टैक्स रेट्स में अदला-बदली करी जा सकती है। लेकिन चलिए लास्ट सेक्शन में देखते हैं इस डेटा को थोड़ा-सा डिटेल में जाके कि ये कौन लोग हैं जो ऐसी डिमांड रखते हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 19.58 लाख करोड़ रहे थे और इनकम टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स है जो नेट कलेक्शन रहा था वो 10.44 लाख करोड़ रहा था। ये 10 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स लगभग 7.5 करोड़ टैक्स पेयर्स ने दिया था। इस डायग्राम में मैं दिखा रहा हूं कि किस इनकम रेंज में कितने टैक्स पेयर हैं भारत में। 1.5 लाख से कम जिनकी सालाना आय है वो है 39.5 लाख टैक्स पेयर। फिर 1.5 से 2.5 लाख के इनकम ब्रैकेट में 46 लाख के करीब टैक्स पेयर हैं। सबसे ज्यादा टैक्स पेयर 4 करोड़ 43 लाख के करीब वो 2.5 से 5 लाख की इनकम में है और इसी तरह आगे ये फिगर घटता जाता है। 1 करोड़ से आय जिनकी ज्यादा है वो केवल 2.2 लाख टैक्स पेयर्स हैं। यहाँ पर एक बात नोट कर लीजिए कि जो नई हमारी इनकम टैक्स regime है, उसमें 7 लाख तक की इनकम वो टैक्स फ्री है, यानी कि 58,333 रुपीज पर मंथ जिनकी आय है, वो एक भी पैसा टैक्स नहीं देते हैं। अगर आप ये माने कि 5% टैक्स जो मिनिमम ब्रैकेट का है, इतना इस पर लगना था, तो सरकार हर व्यक्ति पर 2,900 रुपए के करीब का मंथली टैक्स वो गवा रही है। तो अगर आप ये 7 लाख की टैक्स फ्री इनकम अप्लाई करें इस फिगर पर, तो लगभग 5.5 से 6 करोड़ टैक्स पेयर ऐसे हैं जो शायद टैक्स बिल्कुल नहीं भरते हैं, क्योंकि 7 लाख की इनकम कहीं इस ब्रैकेट में आएगी। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं टैक्स पेयर हूँ और मेरे पैसे से फ्रीबीज बांटी जा रही हैं, तो पहली चीज तो वो उसे टैक्स पेयर होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो इस 2 करोड़ वाले ब्रैकेट में टैक्स पेयर्स के ब्रैकेट में है। तो ये जो 2 करोड़ के आसपास लोग हैं, यही वो लोग हैं जो फ्रीबीज जब दी जाती है, जिसे सो कॉल्ड फ्रीबीज, गरीबों को कुछ भी मदद दी जाती है, तो ये शिकायत करने लगते हैं कि मेरे टैक्स का पैसा आप यूं ही उड़ा दे रहे हैं। और यही वो लोग हैं जो आज निर्मला सीतारामन जी के पास पहुंचे हुए हैं कि हमारी टैक्स रेट की में कटौती कर दीजिए, हमारी टैक्स फ्री इनकम बढ़ा दीजिए। ये वो लोग हैं जो 8 लाख सालाना से ज्यादा इनकी तनख्वाह है। तो एक तरफ हमारे देश का वो वर्ग है जो सक्षम है, जिसे बहुत सारी सब्सिडीज का फायदा होता है, टैक्स फ्री इनकम का फायदा होता है, लेकिन हम उसको फ्रीबी नहीं बोलते हैं, वो हमारा हक बन जाता है। और दूसरी तरफ हमारे देश का वो गरीब तबका है जो राशन भी नहीं खरीद सकता, जिसको फ्री राशन देने की जरूरत पड़ती है। लेकिन उसको अगर कोई 1000, 1200, 1500, 2000 रुपया महीना देने की बात करता है, तो ये दूसरा वर्ग उनको आपत्ति होती है। देने का तरीका शायद गलत हो सकता है, लेकिन जरूरत तो गरीब को है ही। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप लोगों के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।